हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं तीसरी चिट्ठी पढ़ने जा रहा हूँ। तीसरी चिट्ठी जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा गांधी जी को लिखी थी, और उन्होंने ये सारी की सारी चिट्ठियाँ कहाँ से लिखी थी? जेल से लिखी थी। तो तीसरी चिट्ठी का टाइटल है जानदार चीज़ें कैसे पैदा हुई। तो जानदार चीज़ों का मतलब है लिविंग थिंग्स से। आप सब लोग लिविंग थिंग समझते ही हो। हाँ, वो चीज़ें जो सांस ले सकती हैं, जिन्हें भूख लगती है, चल सकते हैं, जो अपने बच्चे पैदा करते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जानदार चीज़ें होती हैं, जिनमें अगर उन्हें न्यूट्रिशन मिले तो वो बड़े भी होते हैं। तो नेहरू जी कहते हैं कि पिछले खत में मैं तुम्हें बतला चुका हूं कि बहुत दिनों तक जमीन इतनी गर्म थी कि कोई जानदार चीज उस पर रह ही नहीं सकती थी। जमीन का मतलब है पृथ्वी। तो तुम पूछोगी कि जमीन पर जानदार चीजों का, लिविंग थिंग्स का आना कब शुरू हुआ और पहले कौन कौन सी चीजें आई। अच्छा बच्चों, इसमें जहां भी जानदार चीजें लिखी हैं तो मैं तुम सब लोगों के समझने की सुविधा के लिए वहां पर लिविंग थिंग बोलूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं होनी चाहिए। तो पहले ये देखो कि जान है क्या चीज, लाइफ क्या चीज है। शायद तुम कहोगी कि आदमी और जानवर जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन दरख्तों और झाड़ियों, दरख्त का मतलब है पेड़, और झाड़ियों, फूलों, तरकारियों को क्या कहोगी? तरकारी का मतलब है सब्जी। तो ये मानना पड़ेगा कि वे सब भी लिविंग थिंग्स हैं। वे पैदा होते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं और मर जाते हैं। दरख्त और जानवर में खास फर्क, दरख्त का मतलब है पेड़, पेड़ और एनिमल्स में खास फर्क ये है कि जानवर चलता फिरता है, एनिमल्स चलते फिरते हैं, और पेड़ हिल नहीं सकते। तो तुम्हें याद होगा कि मैंने लंदन के क्यू गार्डन में तुम्हें कुछ पौधे दिखाए थे। ये पौधे जिन्हें आर्किड या पीचर प्लांट कहते हैं, और ये सचमुच में मक्खियां खा जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। इसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो समुद्र के नीचे रहते हैं और चल फिर नहीं सकते। स्पंज, स्पंज ऐसा ही एक जानवर है। कभी कभी तो किसी चीज को देख करके यह बतलाना मुश्किल हो जाता है कि वो प्लांट है या एनिमल, है ना। अगले पेज में क्या लिखा उन्होंने? जब तुम वनस्पति शास्त्र हम लोग कहते हैं बॉटनी को, पेड़ पौधों की विज्ञान को, या जीव शास्त्र, जूलॉजी, जिसमें हम जीव जंतुओं का हाल पढ़ते हैं। जब तुम बॉटनी पढ़ोगी, है ना, जूलॉजी पढ़ोगी, तो तुम इन अजीब चीजों को देखोगी जो ना एनिमल्स हैं ना ही प्लांट। कुछ लोगों का ख्याल है कि पत्थरों और चट्टानों में भी एक किस्म की जान होती है, लाइफ होती है। बच्चों, मैं यहाँ पर एक सीक्रेट बताना चाहूँगा कि मेरा भी ऐसा विश्वास है कि एक न एक दिन ये प्रूव हो जाएगा कि हम लोग जिन चीज़ों को, जैसे कि पत्थरों को, नदी के पानी को नॉन लिविंग थिंग समझते हैं, शायद उसमें भी लाइफ है। हालांकि ये बहुत आगे की बात है। अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं कहते। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पत्थरों और चट्टानों में भी एक किस्म की जान है, उन्हें भी एक तरह का दर्द होता है, मगर हमें इसका पता नहीं चलता। एक और छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि साइंटिस्ट लोगों ने ये पता लगा लिया है कि मेटल्स, ये जो धातु होते हैं ना, ये भी थक जाते हैं, उनमें भी टायर्डनेस होती है। ये आगे तुम लोग जब साइंस पढ़ोगे तब समझोगे। तो एक चीज सुनो कि जैसे शायद तुम्हें उन महाशय की याद होगी जो हमसे जिनेवा में मिलने आए थे, और उनका नाम है सर जगदीश बोस। तो एक्चुअली में नेहरू जी यहाँ पर जगदीश चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। वो भारत के साइंटिस्ट थे, और वो दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात बताई कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग्स हैं। वो उनमें भी इमोशंस होता है, भूख लगती है, वो खुशी जाहिर करते हैं, गुस्सा जाहिर करते हैं, मूवमेंट तो होता ही है, बड़े तो होते ही हैं। तो उन्होंने एग्जामिन करके साबित किया है कि पौधों में बहुत कुछ जान होती है, और जगदीश चंद्र बोस का ही ये ख्याल था कि पत्थरों में भी कुछ जान होती है। हालांकि इस पर वो अपनी रिसर्च शायद पूरी नहीं कर पाए होंगे। तो इससे तुम्हें मालूम हो गया होगा कि किसी चीज को जानदार या बेजान कहना कितना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हम पत्थरों को छोड़ देते हैं, सिर्फ जानवरों और पौधों पर ही विचार करते हैं। आज संसार में हजारों लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी किस्म की हैं। दे आर मेल्स, दे आर फीमेल्स, और इसमें से कुछ
होशियार हैं, होशियार मतलब इंटेलिजेंट, और कुछ बेवकूफ़ हैं, है ना? जिनके पास में इंटेलिजेंसी नहीं है, बुद्धि नहीं है। एनिमल्स भी बहुत तरह के होते हैं, उनमें से भी कुछ हाथी, बंदर या चींटी की तरह इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं, और बहुत से एनिमल्स बिल्कुल भी नासमझ हैं, बेवकूफ़ हैं, उनके पास में इंटेलिजेंस नहीं होती। मछलियाँ और समुद्र की बहुत सी चीज़ें लिविंग थिंग्स में हैं और भी नीचे दर्जे की हैं। उनसे भी नीचा दर्जा स्पंजों और मुरब्बे की शक्ल की मछलियों का है, जो आधा पौधा और आधा जानवर है। तो है ना बच्चों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी की बात। ये समुद्र में स्पंज और मुरब्बे की शक्ल की जो कुछ मछलियाँ पाई जाती हैं, दे आर हाफ एनिमल्स एंड हाफ एनिमल्स एंड हाफ प्लांट्स। यही बात तो है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत से तरह तरह के जीव हैं, और देयर आर सो मेनी मिस्ट्रीज विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड। हमको, आपको, हम सब लोगों को पता लगाना है। तो अब हमें इस बात का पता लगाना है कि भिन्न भिन्न प्रकारों के एनिमल्स एक साथ और एक वक्त धरती पर पैदा हुए, या एक एक करके, या धीरे धीरे। तो हमें ये बात कैसे मालूम हो? उस पुराने ज़माने की लिखी हुई तो कोई किताब है नहीं, लेकिन क्या संसार की पुस्तक से हमारा काम चल सकता है? हाँ, चल सकता है। पुराने चट्टानों में जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं, इन्हें इंग्लिश में हम लोग फॉसिल कहते हैं, या हिंदी में पथराई हुई हड्डी भी कहते हैं। फॉसिल, जीवाश्म। इन हड्डियों से इस बात का पता चलता है कि उस चट्टान के बनने के बहुत पहले वह जरूर एनिमल रहा होगा, जानवर रहा होगा, जिसकी हड्डियां हमें मिली हैं। तुमने इस तरह की हड्डियां म्यूजियम में देखी होंगी शायद, है ना? अच्छा, जैसे डायनासोर्स की बात आती है, तो डायनासोर के हड्डियों का हमें स्ट्रक्चर मिला है, उसका भी फॉसिल मिला है। जीता जागता डायनासोर तो हम लोगों को मिला नहीं। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने उसी के बेसिस पर काफ़ी सारी बातें उन्होंने सोची, लिखी, और उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि डायनासोर इतने बड़े रहते थे, इतने बड़े होते थे। तो नेहरू जी कहते हैं इंदिरा जी को कि तुमने बहुत सी छोटी और बड़ी हड्डियां लंदन के साउथ कोसिंगटन के म्यूजियम में, अजायब घर में देखी थी, है ना? यहाँ पर एक चित्र भी है। ये चित्र मैं इस लेक्चर के वीडियो में भी डालूंगा। एक जीवाश्म का चित्र है, ये पथराई हुई हड्डी, और ये शंख के जैसा लग रहा है। तो जब कोई एनिमल मर जाता है तो उसका नर्म और मांस वाला भाग तो फौरन सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन उसकी हड्डियां, उसकी बोन्स बहुत दिनों तक बनी रहती हैं। यही हड्डियां उस पुराने ज़माने के एनिमल्स का कुछ हाल हमें बताती हैं। लेकिन अगर कोई एनिमल बिना हड्डी का ही हो, जैसे मुरब्बे की शक्ल वाली मछलियां, स्पंज, उसके मर जाने पर तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो हम लोग कैसे जानेंगे उसके बारे में? तो जब हम चट्टानों को गौर से देखते हैं, चट्टान का मतलब है स्टोन्स, रॉक्स, तो बहुत सारी पुरानी हड्डियों को जमा कर लेते हैं। तो हमें मालूम हो जाता है कि भिन्न भिन्न समय, है ना, डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते थे। सब के सब एक बार की कहीं से कूद करके इस धरती पर नहीं आ गए। तो सबसे पहले छिलकेदार जानवर पैदा हुए, जैसे कि घोंघे, स्नेल्स। छिलकेदार, जिसके ऊपर में परत दर परत होती है, जिसके ऊपर में एक मोटा सा सेल होता है। तो समुद्र के किनारे तुम जो सुंदर घोंघे बटोरती हो, है ना? अक्सर बच्चे जब समुद्र के किनारे, बीच वगैरह के पास घूमने जाते हैं, तो समुद्र में से बाहर आई हुई सीप को, स्नेल्स को, है ना, ये शंख को वो बटोरते रहते हैं। उन्हें अच्छा लगता है उन्हें जमा करना, उन्हें इकट्ठा करना। तो नेहरू जी उसी की बात कर रहे हैं इंदिरा जी से, कि जब तुम इन चीज़ों को बटोरती हो, ये क्या है? ये उसके छिलके हैं, है ना? दीज आर पील्स, जो मर चुके हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर पैदा हुए, जिसमें सांप और हाथी जैसे बड़े जानवर थे, और वे चिड़िया और जानवर भी जो आज तक मौजूद हैं, जिन्हें हम आज भी अपने सराउंडिंग एरिया में देख पाते हैं। सबके पीछे, इन सब से पीछे आदमियों की हड्डियां मिलती हैं, ह्यूमन बींग्स की हड्डियां मिलती हैं इन सब के पीछे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मछलियां आईं, पहले बर्ड्स आ गए, है ना, एनिमल्स आ गए, और बाद में ह्यूमन बींग का इवोल्यूशन हुआ। तो इससे ये भी पता चलता है कि जानवरों के पैदा होने का, एनिमल्स के इवोल्यूशन का एक सीक्वेंस था, एक क्रम था। पहले नीचे दर्जे के जानवर आए, छिलके वाले,
तब ज़्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर पैदा हुए और ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए वे और भी बारीक, है ना, होते गए और आखिर में सबसे ऊंचे दर्जे का एनिमल, है ना, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंसी वाला एनिमल यानी आदमी, ह्यूमन बीइंग का जन्म हुआ, ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ। तो सीधे साधे स्पंज और घोंघे में कैसे इतनी तब्दीलियां, चेंजेज हुई और कैसे वे इतने ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए, यही बड़ी मजेदार कहानी है और किसी दिन मैं उसका हाल बताऊंगा। इस वक्त तो हम सिर्फ उन जानवरों का जिक्र कर रहे हैं जो पहले पैदा हुए। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा कि ये जो जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां हैं, ये नेहरू जी ने इंदिरा जी को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी। तो आज मैं ये हिंदी में कैसे पढ़ करके सुना पा रहा हूँ? तो एक्चुअली में प्रेमचंद जी ने इन सारी चिट्ठियों को इसी चीज़ को सोचते हुए, वो बड़े दूरदर्शी थे प्रेमचंद, वो सोचते थे कि आगे चल करके ये चिट्ठियाँ और भी स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने में काम आ सकती हैं। तो उन्होंने उसे हिंदी में अनुवाद किया। लेकिन जब बात हम लोग हिंदी की बात करते हैं, बोलचाल की हिंदी की बात करते हैं, तो ये जो बोलचाल की हिंदी है इसमें ना काफ़ी सारे संस्कृत के शब्द, और आप देखोगे कि इन सारी चिट्ठियों में काफ़ी सारे उर्दू के, फारसी के शब्द भी हैं। तब्दीली शब्द उर्दू का है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस पर एक अलग से छोटा सा लेक्चर डाल दूंगा कि इस पूरी चिट्ठियों वाली किताब में कितनी सारी चिट्ठियों में कौन कौन से शब्द जो हैं वो उर्दू के हैं और आजकल की बोलचाल में उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, ये भी मैं शेयर करूंगा। तो जो बच्चे जानना चाहते हैं, विच आर इंटरेस्टेड इन लैंग्वेजेस, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, दे विल हैव टू रीड इट। तो अब यहाँ जरा सा हम बताते हैं कि इस वक्त तो हम सिर्फ उन जानवरों की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं जो पहले पैदा हुए। तो धरती के ठंडे हो जाने के बाद में शायद पहली जानदार चीज वह नर मुरब्बे जैसी चीज थी जिस पर न कोई खोल था न कोई हड्डी थी। और ये जीव, ये जो जानदार चीज थी वो रहती कहाँ थी? वो समुद्र में रहती थी, है ना। उसके पास में, हमारे पास में उनकी हड्डियां नहीं हैं, तो आज हम उनके बारे में पक्के तौर पर ऐसे नहीं बोल सकते, अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां थी ही नहीं। इसलिए हमें कुछ न कुछ अटकल, हाइपोथेसिस से काम लेना होगा। आज भी समुद्र में बहुत सी मुरब्बे जैसी चीजें हैं, वे गोल गोल होती हैं, लेकिन उनकी सूरत, उनका शेप, उनका फेस बराबर बदलता रहता है, क्योंकि न उनमें कोई हड्डी है न ही उनमें कोई खोल है। उनकी सूरत कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ अमीबा का जैसा शक्ल बना हुआ है, या आप कह लो कि ऐसा स्टारफिश जिसमें हड्डियां हैं ही नहीं। ये चित्र भी मैं वीडियो के कवर पर डालूंगा। तो तुम देखती हो कि बीच में एक दाग है, एक छोटा सा गोल सा स्पॉट बना हुआ है, इसे बीज कहते हैं, और यह एक तरह से उसका दिल है। दिस इज हार्ट ऑफ दैट एनिमल। तो यह जानवर, या इन्हें जो चाहो कहो, है ना, एक अजीब तरीके से कटकर एक के दो हो जाते हैं। तो मैं आप सारे स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट 4th 5 क्लास में साइंस पढ़े हैं, है ना, जो 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो सब इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक जीव होता है ना, यूनिसेल्युलर अमीबा। अमीबा में यही प्रॉपर्टी होती है, और ये जो पिक्चर है एक्चुअली में अमीबा का ही है। तो नेहरू जी इसी के बारे में बता रहे हैं कि ये अजीब तरीके से कटकर एक से दो हो जाते हैं। पहले वे एक जगह पतले होने लगते हैं और इतने पतले होते जाते हैं कि यहाँ से टूट करके मुरब्बे की जैसी दो चीजें बन जाते हैं, और दोनों की शक्ल असली लोथरे की सी ही होती है ना। तो आप सब बच्चों से मैं कहूंगा कि आप सब अपने अपने टीचर से अमीबा के बारे में पढ़ो या गूगल से जानो, या मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा शॉर्ट्स ही बना दूंगा अमीबा के बारे में, है ना। तो बीज या दिल के भी दो टुकड़े हो जाते हैं और दोनों लोथरों के हिस्सों में एक एक टुकड़ा आ जाता है। इस तरह से ये जानवर, ये एनिमल्स टूटते और बढ़ते चलते हैं। तो एक्चुअली में अमीबा में रिप्रोडक्शन ऐसा ही होता है, जब वो ग्रो करेगा उसके बाद दो टुकड़े में बांटेगा, और वो दोनों के दोनों अलग अलग अमीबा हो जाते हैं। तो इसी तरह की कोई चीज सबसे पहले हमारे संसार में आई होगी। तो लिविंग थिंग्स का कितना सीधा साधा और तीक्ष्ण रूप था, है ना, तुच्छ रूप, छोटा सा रूप उस समय में जो पहला लिविंग थिंग्स इस धरती पर आया होगा।
सारी दुनिया में इससे अच्छी या ऊंचे दर्जे की चीज उस वक्त न थी। असली जानवर पैदा नहीं हुए थे और आदमी ह्यूमन बीइंग के पैदा होने में लाखों बरस की देर थी। तो इतने साल पहले की बात है जब ह्यूमन बीइंग थे ही नहीं। तो इन जीवों के बाद समुद्र की घास और घोंघे, केकड़े और कीड़े पैदा हुए होंगे। घोंघे, स्नेल्स, केकड़े, क्रैब्स, कीड़े, इंसेक्ट्स, तब मछलियां आई, फिशेज आई। उनके बारे में हमें बहुत सारी बातें मालूम हैं क्योंकि उन पर कड़े खोलिया हड्डियां थीं, है ना। और इससे वो हमारे लिए छोड़ गई हैं ताकि उनके मरने के बहुत दिनों के बाद हम उन पर गौर कर सकें। यह घोंघे समुद्र के किनारे जमीन पर पड़े रह गए। इन पर बालू और ताजी मिट्टी जमती गई और ये बहुत हिफाजत से पड़े रहे। नीचे की मिट्टी, ऊपर की बालू और मिट्टी के बोझ और दबाव, है ना, लोड और प्रेशर की वजह से ये हार्ड होती चली गई, यहाँ तक कि जैसे वो स्टोन बन गई हो, पत्थर बन गई हो, रॉक। इसी तरह से समुद्र के नीचे चट्टानें बन गई, रॉक्स बन गई। तो किसी भूचाल, अर्थक्वेक के आने से या किसी भी और कारण से ये चट्टानें समुद्र के नीचे से निकल आईं धरती के ऊपर के सतह पर और सूखी जमीन बन गई। तब इस सूखी चट्टान को नदियां और मेघ, पानी, है ना, बारिश का पानी, वो बहा ले गए और जो हड्डियां उनमें लाखों वर्षों से छिपी हुई थीं वो बाहर निकल आई। तब जाकर के हमारे साइंटिस्ट, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट इसे देख पाए और उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया। तो इस तरह हमें ये घोंघे या हड्डियां मिल गईं जिनसे हमें ये मालूम हुआ, जिनसे हम ये जान पाए कि आखिर हमारी धरती पर आदमी की पैदाइश कैसे हुई। और जब हमारी धरती पर आदमी आया ही नहीं था तो आदमी से पहले कौन कौन से जानवर आए थे, कौन कौन से एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ था, है ना। आदमी के बारे में क्या कहा है नेहरू जी ने? ऊंचे दर्जे का जानवर, है ना, इंटेलिजेंसी वाला जानवर। तो इस जानवर का इवोल्यूशन सबसे आखिर के स्टेजेस में हुआ है। तो बाकी सारे जो अर्थ पर एनिमल्स हैं उसमें से कई सारे एनिमल्स, कई सारे प्लांट्स ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन के काफी साल पहले से इस धरती पर आए हैं। तो उनका भी प्रॉपर हक बनता है इस जमीन पर, इस धरती पर। तो इसके बाद वाली चिट्ठी में हम लोग इस पर विचार करेंगे कि ये नीचे दर्जे के जानवर कैसे बढ़ते बढ़ते आजकल किसी सूरत की हो गए, है ना। मतलब जिन्हें हम आजकल गाय, भैंस, पेड़ पौधों के रूप में, मछलियों के रूप में, है ना, घोंघे के रूप में, व्हेल के रूप में, एलिफेंट्स के रूप में देख पाते हैं। तो ये आज कैसे इस शक्ल में आ गए और पहले कैसे हुआ करते थे, कैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ। तो बच्चों इसी के साथ में ये वाली चिट्ठी आज खत्म होती है। मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग, उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स जरूर लिखना कि और किस किस तरह के वीडियो लेक्चर्स तुम्हें देखने हैं। तुमने गौर किया होगा कि मैं बच्चों की स्कूल की किताबों के लेक्चर्स भी डालता हूं और मैंने साइंस फैक्ट्स, साइंस के बारे में, स्पेस के बारे में, जीके के बारे में भी चीज़ें डालनी शुरू की हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और जल्दी ही मैं इसके बाद वाला चिट्ठी लेकर के आऊँगा जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कुछ और बातों के बारे में बताया है कि इस धरती पर, पृथ्वी पर ह्यूमन का इवोल्यूशन, मनुष्य का कैसे हुआ। जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। कमेंट जरूर करना।